दर्शक मित्रों, एस्ट्रो मोदी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज एस्ट्रो मोदी में काफ़ी बड़ा एक सिग्निफिकेंट इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं जो आज के कलयुग में काफ़ी हमें सुनाई भी देता है। दर्शक मित्रों, एस्ट्रो मोदी में आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अब ये डिवोर्स जैसी अपॉर्चुनिटी जन्म कुंडली से इमीडिएटली मालूम पड़ जाती है, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि यंगस्टर्स की अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन आज की तारीख में यंगस्टर्स की अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। 9 on 10 यंगस्टर्स कंसल्ट टू द एस्ट्रोलॉजर एंड आस्क अबाउट देयर फ्यूचर मैरिज लाइफ। तो आज की तारीख में यंगस्टर के जवाबों में, प्रश्नों के जवाब देने में हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि जन्म कुंडली के अंदर, यानी जो युवक और युवती की अभी शादी नहीं हुई है और वो शादी करना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी एक सस्टेनेबल मैरिज लाइफ हो। अब ये सस्टेनेबल, सिक्योर एंड हैप्पी मैरिज लाइफ का मंत्र क्या है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले देखते हैं। दर्शक मित्रों, आप जन्म कुंडली का जब पहला पेज लेंगे और जन्म कुंडली का फर्स्ट पेज में जब जन्म कुंडली देखेंगे तो उसमें आपको फर्स्ट और 7th हाउस के 2 लाल एरो, रेड कलर के एरो आपके सामने पिक्चर में रखे हुए हैं। अब वो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में मान लीजिए आपका सूर्य है जन्म कुंडली में, किसी युवक और युवती की कुंडली में फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में सूर्य है, तो सूर्य एक बड़ा विच्छेदात्मक ग्रह है और यही सूर्य एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सूर्य मीन्स फायर बॉल, और यही सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह होने से भृगु संहिता और लाल किताब के हिसाब से वो फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस पे दृष्टि करता है। मीन्स इट थ्रो द फायर, और वो डिवोर्स जैसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए किसी युवक और युवती की कुंडली में 7th हाउस में सूर्य है, तो सूर्य एक फायर बॉल है। वो अगर 7th हाउस में बैठा है तो इट क्रिएट ओनली फायर। अब ये सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन है? एक ही सॉल्यूशन है। फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में अगर किसी युवक और युवती का सूर्य है और अगर वो शादी करना चाहते हैं, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन इज जस्ट गेट मैरिड ओनली आफ्टर द एज ऑफ 30। आई रिपीट, डू नॉट गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 30 अगर आपका फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में सूर्य है और आप शादी करना चाहते हैं। दूसरी बात, दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक येलो कलर का एरो है जो 12th हाउस को इंडिकेट करता है। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस में राहु है या 12th हाउस में मंगल है, तो एक अपॉर्चुनिटी डिवोर्स की हो जाती है, क्योंकि 12th हाउस राहु और 12th हाउस मंगल भी एक डिवोर्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सो दर्शक मित्रों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में सूर्य हो या तो 7th हाउस में सूर्य हो या तो मान लीजिए 12th हाउस में मंगल हो, 12th हाउस में राहु हो, ऐसी कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो समझ लीजिए दर्शक मित्रों कि आपके मैच मेकिंग कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट हाउस 7th हाउस में सूर्य होना, 12th हाउस में मंगल होना या 12th हाउस में राहु होना, सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि आप शादी 28 से पहले या 29 से पहले कभी मत कीजिए। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे हमने पहले के वीडियोस में भी देखे कि अगर आपकी जन्म कुंडली मान लीजिए मांगलिक है, 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल है, तो मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली के 1st, 4th, 7, 8 और 12th हाउस में अगर है तो आपको मैच मेकिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और मैच मेकिंग में 1st, 4th, 7, 8 और 12th हाउस में सामने वाले की कुंडली के अंदर मान लीजिए शनि है या राहु है, तो आपका डिवोर्स कभी नहीं होगा। सो दर्शक मित्रों, ऐसी सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल काफ़ी कुंडलियाँ देखिए जहाँ 7th हाउस में सिर्फ शनि है, 7th हाउस में सिर्फ राहु है, फिर भी एक डिवोर्स जैसी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन यही डिवोर्स जैसी अपॉर्चुनिटी को अगर रोकना है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि शादी कभी 28 और 30 से पहले नहीं करनी चाहिए। दर्शक मित्रों, ऐसे काफ़ी मैंने शुभ ग्रह भी देखे हुए हैं जन्म कुंडली के अंदर कि जहाँ पे 7th हाउस में चंद्र है। अब चंद्र जैसा शुभ ग्रह 7th हाउस में क्यों डिवोर्स क्रिएट करेगा? लेकिन 7th हाउस चंद्र का एक सिग्निफिकेंस है कि 7th हाउस चंद्र जब फर्स्ट हाउस को देखता है, यानी फर्स्ट हाउस होता है हमारा दिमाग, होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो 7th हाउस चंद्र
फर्स्ट हाउस यानी दिमाग को एक आइडिया रेडिएशन थ्रो करता है कि ही और शी प्लान फॉर अ सेकेंड मैरिज। यानी सेवन्थ हाउस चंद्र में एक ही प्रॉब्लम है कि युवक और युवती को सेवन्थ हाउस में चंद्र होने से उनको सेकेंड मैरिज या थर्ड मैरिज जैसे विचार ऑटोमेटिक आते जाते हैं। और यही विचार को अगर रोकना है और एक मैच्योरिटी वाली एक सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग मैरिज रिलेशनशिप चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 28 के बाद मैरिज करना चाहिए। दर्शक मित्रों, सेवन्थ हाउस गुरु भी भृगु संहिता लाल किताब में भी लिखा है कि सेवन्थ हाउस गुरु न करे बुरु, लेकिन सेवन्थ हाउस गुरु लड़कियों के लिए, यानी कि अगर किसी युवती अगर शादी करना चाहती है यंग एज में, तो आई वुड रेकमेंड कि प्लीज़ डू नॉट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 28 और 29, क्योंकि सेवन्थ हाउस गुरु भृगु संहिता लाल किताब में लिखा है कारको भाव नाशाय, दैट इज़ फॉर द गर्ल्स, फॉर द फीमेल इट इज़ इंडिकेटेड। और सेवन्थ हाउस में शुक्र का होना, सेवन्थ हाउस में अगर वीनस है अगर किसी युवक के कुंडली में और वो अगर शादी करना चाहते हैं, तो मैं वही रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू ए मैरिज रिलेशनशिप बिफोर द एज ऑफ 28। सो दर्शक मित्रों, ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है कि आप अपनी जन्म कुंडली देख सकते हैं और किसी युवक और युवती एक दूसरे की जन्म कुंडली देख सकते हैं, बर्थ चार्ट निकाल सकते हैं और उसमें कंपेटेबिलिटी देखनी ज़रूरी है कि फर्स्ट हाउस में सूर्य है कि नहीं, सेवन्थ हाउस में सूर्य है कि नहीं। सूर्य नहीं होना चाहिए फर्स्ट हाउस में, सेवन्थ हाउस में। अगर सूर्य है तो शादी 30 के बाद करना ही आवश्यक रहेगा, काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, उससे पहले करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दर्शक मित्रों, एक अच्छी बात यहाँ पे ये जन्म कुंडली के सिद्धांत और भृगु संहिता के सिद्धांत हमें ये डायरेक्शन देता है कि आप कौन सी एज पे शादी करो। अगर मान लीजिए शादी किसी ने 24 साल की उम्र पे कर दी और उसकी जन्म कुंडली में सेवन्थ हाउस में चंद्र है, तो क्या होगा? वही होगा कि सेवन्थ हाउस का चंद्र उसको एक आइडिया देगा कि नहीं, अभी मुझे आई एम नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज, लेट मी गो फॉर द सेकेंड मैरिज। दर्शक मित्रों, अगर किसी की जन्म कुंडली में सेवन्थ हाउस में राहु है तो क्या होगा? सेवन्थ हाउस राहु क्या कराता है? सेवन्थ हाउस राहु क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ डिस्प्यूटेड्स। तो यानी कि अगर सेवन्थ हाउस राहु है, सेवन्थ हाउस शनि क्या कराता है? सेवन्थ हाउस शनि का काम है सिर्फ स्लो। सेवन्थ हाउस इज मैरिज हाउस और सेवन्थ हाउस में शनि का रहना वो एक मैरिज को स्लो बना देता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दर्शक मित्रों कि सेवन्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट जो मैं बता रहा हूँ अगर है तो आपका सबसे पहला उपाय, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को रत्न धारण नहीं करना चाहिए, कि किसी को मंत्र नहीं बोलना चाहिए, कि किसी को व्रत नहीं करना चाहिए, कि किसी को पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ कि आप ये सब मत करिए। आपको जो करना है करिए, जो रत्न आपको किसी ने बोला है वो धारण कीजिए, जो पूजा पाठ करनी है वो कीजिए। लेकिन ये सबसे पहले जो उपाय जो है वो है कि आपको अपनी मैरिज की एक एलिजिबल एज देखनी है। और जन्म कुंडली में भृगु संहिता लाल किताब की जो सिद्धांत है और जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट फर्स्ट सेवन्थ हाउस में है उसके आधार पे मैं आपको सिर्फ पहला सॉल्यूशन ये दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए कि आपकी एज कौन सी वो रहेगी एलिजिबल एज जहाँ पे आपकी शादी होनी चाहिए। अगर एलिजिबल एज मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर आपको मंगल नहीं है, जन्म कुंडली में आपको फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में सूर्य भी नहीं है, जन्म कुंडली में आपको सेवन्थ हाउस में गुरु भी नहीं है किसी युवती को, और किसी युवक को शुक्र भी सेवन्थ हाउस में नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा या यू कैन गो फॉर अ मैरिज एट द एज ऑफ 24 और 25 और 23। लेकिन ऐसी विपरीत अगर परिस्थितियाँ अगर होती है, सेवन्थ हाउस में गुरु होना युवती की कुंडली में, या सेवन्थ हाउस में शुक्र का होना युवक की कुंडली में, या तो फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में सूर्य का होना, ये सब बताता है कि जन्म कुंडली में आपको वेट एंड वॉच वाला एक पॉलिसी एडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको एक आराम से अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद शादी के जो भी डिसीजन आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ डो नॉट टेक डिसीजन एट द एज ऑफ 24-25 अगर आपको ये सब विपरीत परिस्थितियाँ है तो। मैं ऐसा नहीं बताता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में किसी का भाग्योदय नहीं होता। यहाँ पे फर्स्ट हाउस सेवन्थ हाउस, सिर्फ फर्स्ट हाउस सेवन्थ हाउस में सूर्य की बात इसीलिए हो रही है
कि यहाँ सिर्फ दाम्पत्य जीवन की बात चल रही है, यहाँ पे एक सस्टेनेबल मैरिज रिलेशनशिप की बात चल रही है, यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी मैरिड लाइफ की बात चल रही है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये जो विपरीत परिस्थितियाँ जो है वो बाकी सब प्रोफेशनल लाइफ में आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो होता है। और ये सब रिज़ल्ट ज़ीरो होता है, ये सब सिचुएशन में अगर मैरिज लाइफ की रिज़ल्ट ज़ीरो है तो ऑब्वियसली इट इज़ लीडिंग टू ए नथिंग बट डिवोर्स। सो दर्शक मित्रों, सबसे पहले जन्म कुंडली ओपन कीजिए, फर्स्ट हाउस सेवन्थ हाउस को आइडेंटिफाई कीजिए, फर्स्ट हाउस सेवन्थ हाउस के बाद 12th हाउस को भी आइडेंटिफाई कीजिए और देखिए वहाँ पे सूर्य है या नहीं है, वहाँ पे शनि है या नहीं, वहाँ पे मंगल है कि नहीं। हालांकि मंगल के केस में आपको 1, 4, 7, 8 और 12 ये सब 5 घरों का आपको फोकस करना जरूरी है। फिर से बताता हूँ, 1, 4, 7, 8 एंड 12 में अगर मंगल है तो आप मांगलिक है। मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मांगलिक होने के बावजूद अगर आप जन्म कुंडली में किसी पोटेंशियल जीवन साथी जहाँ आपको शादी करनी है वहाँ पे आपको मैच मेकिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाली युवती या युवक में वो 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ढूंढिए कि 1, 4, 7, 8 और 12 में शनि है। अगर मान लो 1, 4, 7, 8, 12 में भी शनि नहीं है तो 1, 4, 7, 8, 12 में राहु है या नहीं है। सो दर्शक मित्रों, ये थी उन लोगों के जिनकी शादी अभी होनी बाकी है। अब मान लो जिन लोगों की डिवोर्स हो चुकी है बिकॉज ये सब सिचुएशन, और डिवोर्स इसी सब सिचुएशन से हुआ है कि 7th हाउस डिस्टर्ब कहीं ना कहीं सूर्य से हो गया है, शनि से हो गया है, मंगल से हो गया है, राहु से हो गया है, चंद्र से हो गया है, गुरु से हो गया है। चंद्र गुरु शुभ प्लेनेट होने के बावजूद वो एक कारको भाव नाशाय का इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी एक माइंड सेट है। अगर चंद्र 7th हाउस में आता है तो 7th हाउस चंद्र सिर्फ और सिर्फ सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज का आइडिया देता है। तो जिन लोगों की ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है ये सब सिचुएशन में 7th हाउस चंद्र में, 7th हाउस गुरु में, 7th हाउस शुक्र में, तो आगे क्या प्लान करना चाहिए? आगे यही प्लान करना चाहिए कि जो भी जीवन साथी आप पसंद करेंगे उसकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में, 7th हाउस में सूर्य नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सामने वाली कुंडली में 7th हाउस में चंद्र और गुरु जैसे शुभ ग्रह भी नहीं होने चाहिए। गुरु अगर आप युवक है और सामने वाली युवती में 7th हाउस में गुरु है तो वो एक सस्टेनेबल मैरिज नहीं होगा, चाहे वो आपका सेकंड टाइम का मैरिज हो या थर्ड टाइम का मैरिज हो। और तीसरी बात है कि सामने वाली लाइफ पार्टनर, मान लो अगर आप युवती और सामने वाले युवक की जन्म कुंडली में 7th हाउस में शुक्र है तो वही कारक भाव नाशाय होता है। हालांकि ये कारक भाव नाशाय वाला जो सिद्धांत है, अगर मान लो जिन लोगों की डिवोर्स हो चुकी है, जिनकी उम्र 35 और 40 साल के आजू बाजू है या उसके ऊपर है, इन लोगों के लिए शायद कारक भाव नाशाय वाला नियम इतना ज़्यादा लागू नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी ने एक मिस्टेक की तो उसकी मिस्टेक की सज़ा तो एक ही बार मिलती है, बार बार कोई मिस्टेक की सज़ा नहीं मिलती। कि अगर मान लो आपने एक यंग एज में 24-25 साल की उम्र में शादी कर ली, फिर क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि 7th हाउस में शुक्र है या 7th हाउस में गुरु है और आपका डिवोर्स हो गया, तो आपकी वही मिस्टेक की एक पनिशमेंट आपको मिल चुकी कि डिवोर्स हो चुका, तो सेकेंड टाइम डिवोर्स होने के चांसेस है या नहीं? तो आंसर यही है, सेकेंड टाइम आंसर यही है कि आपके डिवोर्स नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो